आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th NCERT चैप्टर 3 पढ़ेंगे, खंड सेकेंड है। देखिए, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इसका चैप्टर का नाम क्या है? विमंडलीकृत विश्व का बनना, आधुनिक युग से पहले। हेडिंग। चलिए, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं यानी ग्लोबलाइजेशन, तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में पढ़ेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया क्या है। व्यापार का, बिजनेस का, काम की तलाश में एक जगह दूसरी जगह जाना, पूंजी यानी पैसा और बहुत सारी चीज़ों का वैश्विक आवाजाही एक लंबा इतिहास रहा है। आज हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्क के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए यह हमारी दुनिया बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएँ, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कीटाणु और बीमारियों भी साथ लेकर चलते रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाकों से भी जुड़ी हुई है जिसे आज हम पश्चिम कहते हैं। और यहाँ तक कि 1000 साल से भी ज़्यादा समय के मालकाना से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली गौरियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। ठीक है, आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग है। ठीक है, सिल्क मार्ग नाम से तो पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम की ओर भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है कि जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक प्रचलित में थे। इसी रास्ते से चीनी पटरी भी जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुँचते थे। वापसी में सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से यहाँ एशिया पहुँचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों पथ के इतिहास तक चलते थे। शुरुआती कालों के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इस मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उठते तक इसी रास्ते दुनिया में फैले। इससे भी वक्त पहले पूर्वी भारत में गुजरा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विस्तृत शाखाओं से कई दिशाओं में फैल चुका था। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे।